हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय केडी सर। आज के इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे लिंकेज के प्रकार, टाइप्स ऑफ लिंकेज में। साथ ही हम देखेंगे कि जो मानव में लिंग संलग्न गुण होते हैं और इनकी वंशागति कैसे होती है, तो कितने टाइप का लिंकेज होता है और इसका कैसे अगली जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र होता है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। हमने पिछले वीडियो सेशन में आपसे डिस्कस किया था कि लिंकेज क्या होता है, साथ ही क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। तो आज हम पहले देखेंगे कि लिंकेज कितने टाइप का होता है। तो जैसा कि अभी तक मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि लिंकेज का क्या मीनिंग होगा, जब किसी एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम गुणसूत्र के ऊपर जितने भी जीन होते हैं, अगर वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो यही जो टेंडेंसी होती है इसी को हम लिंकेज कहते हैं। अर्थात सहलग्नता, सह मतलब साथ साथ कोई जीन किसी गुणसूत्र पर हो और उसी गुणसूत्र के द्वारा वो अगली जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, तो ये कंडीशन लिंकेज कहलाती है। और क्रॉसिंग ओवर क्या होता था? क्रॉसिंग ओवर में आपने देखा था कि अगर कोई एक गुण, जैसे होमोलॉगस पेयर है या नॉन होमोलॉगस पेयर है, जो भी है, अगर एक जोड़ी का एलील जीन किसी दूसरी जोड़ी के गुणसूत्र के एलील पे अगर प्रेजेंट है, उपस्थित है, तो क्या करेगा कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में अगर वो ट्रांसफ़र हो, लेकिन ऐसा होने में उसमें कुछ चेंजिंग आ जाए, कुछ परिवर्तन हो जाए, तो ये कंडीशन कहलाती थी क्रॉसिंग ओवर। अब एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझिए, मैंने दो एग्जाम्पल आपको बताया था। जैसे कहा था कि अगर यक्स यक्स है, अब ये दोनों क्या है, होमोलॉगस पेयर के क्रोमोसोम है। अगर इस यक्स पे, एक यक्स पे कोई ऐसा जीन है उपस्थित है, अब यही जीन क्या करे, दूसरी जोड़ी का जो होमोलॉगस पेयर है इससे ये इंटरचेंज कर जाए, मतलब इसका जीन इस पे ट्रांसफ़र हो जाए या फिर इसका जीन इस पर ट्रांसफ़र हो जाए, तो यही कंडीशन क्या कहलाती थी, क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या था कि एक होमोलॉगस पेयर का जो क्रोमोसोम होता था, उसका जो जीन था वो दूसरे पे ट्रांसफ़र हो जाता, तो जीन की अदला बदली हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो सेशन में हम सबसे पहले देखते हैं कि लिंकेज क्या होता है और कितने टाइप का होता है। तो बाकी अब हम लिंकेज में देखते हैं कि लिंकेज के टाइप में अगर हम बात करें तो लिंकेज खास करके ये दो टाइप का होगा। इसमें जो सबसे पहला टाइप आप जैसा कि देख पा रहे हैं लिखा गया है पूर्ण लिंकेज, या इसी को हम लोग कहते हैं सहलग्नता। तो यहाँ कंप्लीट लिंकेज है। तो कंप्लीट लिंकेज का मतलब जब जो क्रोमोसोम होगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान दीजिए, जैसे हमने ये एक जोड़ी ले लिया, एक पेयर ले लिया, अब इस पे जितने भी जीन हैं ये जीन क्रॉसिंग ओवर नहीं करेंगे। ये जो जीन इस वाले यक्स पे है और कोई भी जीन अगर मान लीजिए दूसरे यक्स पे है, तो ये जैसे हैं ज्यों के त्यों ही अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाए, इनमें किसी भी तरह का कोई इंटरचेंजिंग न हो, कोई अदला बदली न हो, तो ये कंडीशन क्या कही जाएगी, कंप्लीट लिंकेज कहा जाएगा इसे। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से जो जीन जिस गुणसूत्र पर था, जिस पेयर पे था, वो उसी पे रहेगा और नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अर्थात इसमें किसी भी तरह से जीनों की अदला बदली नहीं होगी। अगर ऐसी कंडीशन हमें किसी मतलब क्रोमोसोम पर देखने को मिल रही है, तो ये टेंडेंसी या ये कंडीशन क्या कही जाएगी, कंप्लीट लिंकेज, अर्थात इसी को हम लोग पूर्ण लिंकेज कहेंगे, पूर्ण संलग्नता कहेंगे। तो पूर्ण सहलग्नता का मीनिंग क्या हुआ, जब किसी एक गुणसूत्र पर अगर कोई जीन है वो ज्यों का त्यों अगली जनरेशन के अंदर, नेक्स्ट जनरेशन में F1 में, F2 में, F3 में जो भी जनरेशन होगी उसके अंदर ये ट्रांसफ़र हो जाए, तो ये कंडीशन कही जाएगी पूर्ण लिंकेज। ठीक है। दूसरे नंबर पे हम चर्चा करेंगे यहाँ पे इनकम्प्लीट लिंकेज का, अर्थात ये होगा अपूर्ण लिंकेज। तो अपूर्ण लिंकेज क्या होता है? अपूर्ण लिंकेज का मतलब होगा जो जीन किसी एक पेयर पे है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे ये इस पे यहाँ पर है कोई जीन, तो इस गुणसूत्र पर है, एग्जाम्पल के तौर पे इसे हम A और इसे B नाम दे देते हैं। अगर A का जीन B वाले से इंटरचेंज कर जाए, A का जीन B वाले से इंटरचेंज कर जाए, ये अपने जीन को इंटरचेंज कर लें, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, एक नया यक्स क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेंगे और ये क्या होगा, एक तरह से इस पे जीनों की अदला बदली हो चुकी होगी। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा मैंने C नाम रख दिया, तो अब ये क्या है, ये हाइब्रिड होगा, क्योंकि इसके अंदर A का जीन और B का जीन दोनों जीन होगा, दोनों के क्रॉसिंग ओवर की वजह से दोनों का कैरेक्टर होगा, दोनों का जीन होगा। तो ये वाला जो जीन होगा ये पूरी तरह से कंप्लीट लिंकेज नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें A और B का जो गुणसूत्र था, जो क्रोमोसोम था,
वहाँ से जीनों की अदला बदली हो गई थी, इस कारण से इसे हम लोग कहेंगे इनकम्प्लीट लिंकेज, अर्थात इसे हम लोग कहेंगे अपूर्ण लिंकेज, अपूर्ण सहलग्नता। तो क्या हुआ अपूर्ण सहलग्नता? जब जीनों की अदला बदली हो जाए अर्थात क्रॉसिंग ओवर हो जाए। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा किसी भी तरह से, तब उसे हम लोग कहेंगे कंप्लीट लिंकेज। अगर थोड़ा बहुत भी जीनों की अदला बदली हुई, इंटरचेंजिंग ऑफ जीन हुआ, उसमें थोड़ा भी गुणसूत्र या फिर जीन का अदला बदली हुई, क्रॉसिंग ओवर हुआ, तब उसे हम लोग कहेंगे इनकम्प्लीट लिंकेज अर्थात अपूर्ण सहलग्नता, जिसमें जीन पूरी तरह से उसमें प्योरिटी नहीं होगी, उसमें एक तरह से जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे उनमें जीनों की अदला बदली हो जाएगी। तो इनकम्प्लीट का मीनिंग क्या हुआ? जब जीनों की अदला बदली हो चुकी हो तो और उसके द्वारा मतलब जो हाइब्रिड या फिर रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम बनेगा वो नई जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होगा, तो उसे इनकम्प्लीट लिंकेज कहा जाएगा। और जब किसी भी तरह से अदला बदली ना हो, पूरी तरह से शुद्ध क्रोमोसोम हो, प्योर हो, वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होगा, तो उसे कंप्लीट लिंकेज कहा जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो जीन पारगमन होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, तो क्रॉसिंग ओवर के क्या कोई टाइप होते हैं, कितने टाइप का क्रॉसिंग ओवर होता है? तो बड़ा सिंपल है। क्रॉसिंग ओवर को भी बेसिकली वो किस पॉइंट पे कितनी बार क्रॉस कर रहा है, जैसे ये जो क्रोमोसोम है, इस तरह से अगर हम क्रोमोसोम को ऐसा स्ट्रक्चर बना दे और मान लेते हैं दूसरा मैंने क्रोमोसोम बनाया तो इस तरह का मैंने स्ट्रक्चर कुछ बना दिया, तो ऐसी कंडीशन। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, एक क्रॉसिंग ओवर यहाँ हो रहा है, दूसरा यहाँ हो रहा है। तो जैसे मैं इसका फिगर थोड़ा सा बड़ा बनाऊँ, तो अगर हम इस तरह का कोई ऐसे क्रोमोसोम बना दें, यहाँ पे इस तरह से क्रोमोसोम बनाएं, अब दूसरा गुणसूत्र अगर मैं यहाँ पे इस तरह का कुछ बनाऊं, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, गुणसूत्र एक तरह से ये वाला जो पॉइंट होगा, यहाँ पे दो इनकी जो आर्म है, भुजाएं हैं, यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट होगा इसी को हम लोग चेजमा कहेंगे, इसी को क्या बोलेंगे? चेजमा कहेंगे। तो ये जो चेजमा होगा, कैजमेटा, चेजमा, जो भी आप पढ़िए, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? चेजमा होगा। अर्थात इसी पॉइंट पे ये क्या करेगा? एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है और यहीं से ये इसी पॉइंट की वजह से क्रॉसिंग ओवर की क्रिया भी होती है। तो जनरली जो जीनों की इंटरचेंजिंग होती है वो इसी चेजमा के कारण होती है, जिसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो आपस में अपनी भुजाओं को एक दूसरे से इस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं और जीनों की अदला बदली कर लेते हैं। अगर ये पॉइंट किसी एक जगह बन रहा है तब उसे हम लोग कहेंगे सिंगल क्रॉसिंग ओवर। अगर गुणसूत्र में जो होमोलॉगस पेयर हैं अगर वो एक ही पॉइंट से जीनों की अदला बदली कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन को कहा जाएगा सिंगल क्रॉसिंग ओवर। लेकिन आप इसमें देख रहे हैं 2 पॉइंट बन रहा है तो ये कंडीशन क्या कही जाएगी? डबल क्रॉसिंग ओवर। इसी तरह से अगर 2 से ज़्यादा बन रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर का मीनिंग आप समझ रहे होंगे कि इसमें हमने आपको क्या बताया कि जनरली अगर 2 क्रोमोसोम है होमोलॉगस पेयर के, अगर उनके जीनों की अदला बदली हो रही है, किसी एक पॉइंट से हो रही है तो सिंगल क्रॉसिंग ओवर। कहने का मतलब एक चेजमा का फॉर्मेशन हुआ तो सिंगल क्रॉसिंग ओवर होगा, डबल चेजमा का फॉर्मेशन हुआ तो डबल क्रॉसिंग ओवर हुआ, 2 से ज़्यादा हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, ऐसा कुछ अगर हो रहा है तो इसे हम लोग कहेंगे मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। तो ये क्लियर हो गया, ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। तो इसमें हमने क्या क्या बताया? पूर्ण लिंकेज, अपूर्ण लिंकेज और उसके बाद क्रॉसिंग ओवर का टाइप। फिर से मैं एक बार सबको रिपीट कर देना हूँ 2 मिनट के अंदर। इसमें मैंने पूर्ण लिंकेज में कहा कि जब जीनों में किसी भी तरह की कोई अदला बदली न हो, गुणसूत्र ज्यों का त्यों नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाए, मतलब गुणसूत्र के ऊपर जो भी जीन है वो ज्यों के त्यों अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग कंप्लीट लिंकेज कहते हैं। मतलब पूरी तरह से प्योर जो क्रोमोसोम होगा वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर अपने जीनों के साथ ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या मैंने बताया कि जीनों की अदला बदली हो और उसमें वो ये क्या करे, हाइब्रिड एक तरह से बन जाए। तो जो क्रोमोसोम जब अदला बदली होगी तो जाहिर सी बात है कोई हाइब्रिड क्रोमोसोम बनेगा। तो अगर ये नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र होगा जीनों के इंटरचेंजिंग के साथ, तो ऐसी स्थिति को कहेंगे इनकम्प्लीट लिंकेज। और क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? वही जो लिंकेज इनकम्प्लीट वाली जो कंडीशन है इसी में क्रॉसिंग ओवर होता है। तो ऑलरेडी जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, उनमें भुजाओं के द्वारा उनकी जो आर्म होती है गुणसूत्रों की, उनकी भुजाएं आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, कट करती हैं और जीनों की अदला बदली कर लेती हैं। तो ऐसी कंडीशन के कारण इसका जो जीन था वो दूसरे वाले पे दूसरे का इस पर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? क्रॉसिंग ओवर। अब डिपेंड ये करता है क्रॉसिंग ओवर कितने टाइप का होता है।
तो जितने भी चेजमा का फॉर्मेशन होगा, अर्थात जो गुणसूत्र की आर्म होगी, भुजा होगी, जितने पॉइंट पे एक दूसरे को टच करेगी उसी के अकॉर्डिंग इसका हम लोग टाइप बनाते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक पॉइंट है तो इसे सिंगल क्रॉसिंग ओवर, डबल पॉइंट है तो डबल क्रॉसिंग ओवर, दो से ज़्यादा हुआ तो मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर नाम दे दिया जाता है। अब इसके बाद हम दूसरे टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि मानव में लिंग संलग्न गुण या इनकी वंशागति कैसे होती है। तो इसी से सेम ये रिलेटेड है। तो हमने आपको बताया है कि अब मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप थोड़ा देखिएगा, कुछ क्लियर चीज़ें समझ में आएंगी। तो अब ये इसमें जो क्रॉसिंग ओवर की जो क्रिया होती है, लिंकेज की जो क्रिया होती है, इसी से संबंधित है ये भी। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जनरली अगर हम यहाँ पे बात करें सहलग्नता की, तो सहलग्नता क्या है, कितने टाइप की होती है, किस तरह से इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि मानव के अंदर खास करके दो टाइप के गुणसूत्र होते हैं। एक होता है कि एक होगा होमोलॉगस पेयर होगा। तो होमोलॉगस का मीनिंग क्या हमने आपको बताया था, जिसमें जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम कैसे होते हैं, जिसमें केवल एक जैसे गुणसूत्र हों। कहने का मतलब जैसे यक्स यक्स है, इसके अलावा यक्स यक्स है। तो हमने आपको बताया था पहली जोड़ी से लेके 22वीं जोड़ी तक के जो गुणसूत्र होते हैं वो केवल यक्स यक्स होते हैं, अर्थात इन्हें हम लोग नाम देंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम, या फिर इसी को हम लोग कहेंगे ऑटोसोम, या इसी को कहेंगे ऑटोसोम। तो इसी कंडीशन में इसे हम लोग कहेंगे ऑटोसोम। और दूसरी कंडीशन बनती है इसमें यक्स वाई की। तो यक्स वाई वाली जो कंडीशन होती है ये 23rd पेयर में होती है, और ये केवल मेल के केस में ऐसा होता है। ह्यूमन बींग में जो मेल होता है, पुरुष होगा, केवल उसके अंदर ये वाली कंडीशन नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम की, तो ये इसे हम लोग कहेंगे हेट्रोसोम। इसी को नाम दिए थे क्या हम लोग, हेट्रोसोम, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं नॉन होमोलॉगस। तो इसी को हम लोग कहेंगे नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो आप ध्यान दीजिए, ये दोनों कंडीशन जो बनती है, ये दोनों जो कंडीशन, चाहे वो हेट्रोसोम की हो चाहे वो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम की हो, इन दोनों कंडीशन में क्रॉसिंग ओवर कैसे लागू होता है, किस तरह से कार्य करता है। तो इसे अगर हम जनरली देखें तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो लिंग संलग्नता की जो खोज किए थे वो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था टी.एच. मॉर्गन। तो टी.एच. मॉर्गन नामक साइंटिस्ट ने ड्रोसोफिला के अंदर, तो ड्रोसोफिला एक मधुमक्खी होती है, तो उसके अंदर ड्रोसोफिला के अंदर इन्होंने 1910 से 11 ईस्वी में इन्होंने देखा कि ऐसी कुछ कंडीशन देखने को मिलती है कि जो क्रोमोसोम होते हैं उनके जो जीन होते हैं एक दूसरे से क्रॉसिंग ओवर करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, और उनमें कुछ नए कैरेक्टर, नए लक्षण देखने को मिलते हैं। तो क्या होते हैं, किस तरह से करते थे, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इनमें इसी के बेसिस पे इन्होंने इसे डिवाइड किया। तो जो मैंने आपको होमोलॉगस और नॉन होमोलॉगस बताया उसी की ऑलरेडी यहाँ पे कुछ ज़रूरत पड़ेगी, अभी आप देखिएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहली जो कंडीशन उन्होंने बताया कि ज़्यादातर जो मेल या फीमेल या फिर ह्यूमन बींग्स होते हैं, इसके अलावा दूसरे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें एक कंडीशन बनती है यक्स सहलग्नता की, यक्स लिंक्ड डिजीज होते हैं। तो कुछ रोग होते हैं या फिर कुछ परेशानियाँ होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो भी होती हैं, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होती हैं, और किस गुणसूत्र के द्वारा, यक्स गुणसूत्र के द्वारा। तो आपको पता है यक्स गुणसूत्र किस में होगा, होमोलॉगस में होगा। तो ये जो यक्स यक्स वाली कंडीशन है इसमें होगा। इसका मतलब सहलग्नता का हमने मीनिंग क्या बताया, जब वो गुणसूत्र पे सह माने साथ में, लगा माने लगा रहे। सहलग्न मतलब जीन गुणसूत्र के साथ लगा रहे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हमेशा वो लगा रहे, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता रहे। तो ध्यान दीजिए, जैसे ये यक्स है, मैंने ये यक्स बना दिया, अब ये पेयर में है, जोड़ी में है, तो इसे हम होमोलॉगस क्रोमोसोम कहेंगे, समजात गुणसूत्र कहेंगे। अगर यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर है, इसमें मान लेते हैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक जीन है, इस पर लगा हुआ है, अब यही जीन अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र होगा, किसी एक गुणसूत्र पे है, इसमें होमोलॉगस पेयर के एक गुणसूत्र के पर है, तो ऐसी स्थिति को हम लोग कहेंगे यक्स सहलग्न। अब ध्यान दीजिए, ज़्यादातर जो बीमारियां होती हैं, जेनेटिक जो डिसऑर्डर होते हैं या जेनेटिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो बीमारियां होती हैं, वो इसी की वजह से होती हैं, यक्स सहलग्नता के कारण ही होती हैं। जैसे अभी हम आगे चर्चा करेंगे होमोजेनेटिक, उसमें जैसे एक हीमोफीलिया बीमारी होती है, कलर ब्लाइंडनेस बीमारी होती है, वर्णांधता बीमारी होती है, ऐसी कई बीमारियाँ होती हैं जो जेनेटिकली होती हैं। तो ज़्यादातर किस
वजह से होती है, यक्स की वजह से। तो इसमें जो एक होमोलॉगस पेयर का जो एक सिंगल क्रोमोसोम होता है उसमें कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, और जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर होगा वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होने लगता है। तो इस वजह से अगर माँ को प्रॉब्लम है या उसकी बच्चे को प्रॉब्लम है तो उसके बच्चे में मतलब वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती रहती है। तो उसे अभी हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में खास करके देखेंगे उसे। तो यक्स संलग्न का मतलब क्या हुआ, इसमें सिंपल आप ऐसे समझिए, जब कोई भी समस्या जो आनुवांशिक विकार हैं, रोग हैं, अगर वो यक्स होमोलॉगस पेयर की वजह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं तो ऐसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं यक्स संलग्न, या फिर उसी को कहेंगे यक्स लिंक्ड कहेंगे। ओके, दूसरी कंडीशन में होगा, अब आप ध्यान दीजिए, अगर हम यक्स संलग्न की बात करें तो ये जो यक्स यक्स होता है, हमें पता है अगर जो लिंग का निर्धारण होगा यक्स यक्स और यक्स वाई, अर्थात ये 23वीं जोड़ा फीमेल में है, जो स्त्री होती है उनमें भी 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र होता है, और मेल जो होगा उसमें भी 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र, दोनों क्या होते हैं, ये फीमेल के केस में यक्स यक्स और मेल के केस में क्या होगा, यक्स वाई होगा। अब आप ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब ये यक्स संलग्न वाली अगर प्रॉब्लम होगी तो ये मेल के केस में भी हो सकती है और फीमेल के केस में भी हो सकती है, होगी कि नहीं। जैसे हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, इसका ऑलरेडी इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हम मान लेते हैं हीमोफीलिया। अब जैसे अगर मैंने यहाँ पे एच लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने कुछ इसे इस तरह से बना लिया, इस तरह से हम बना देते हैं थोड़ा साफ सुथरा। अब यहाँ पे हम यहाँ पे एच लिख देते हैं। एच का मतलब ये क्या है, ये यक्स गुणसूत्र है, ये हीमोफीलिया रोग का कैरियर है, वाहक है, अर्थात इस पे एक ऐसा जीन उपस्थित है जो हीमोफीलिया रोग के लिए रक्त, जिसे हम लोग कहते हैं रक्ताल्पता होता है, खास करके उसमें ब्लीडिंग होने लगती है, ब्लड बंद नहीं होता है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है मान लेते हैं फीमेल में, लेकिन इस पे एक यक्स पे है। तो आप ध्यान दीजिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, प्रभाविता का नियम, अगर एक यक्स क्या है, ये प्रॉब्लम में है और दूसरा पूरी तरह से प्योर है, तो इसका मतलब इसमें किसी भी तरह का कोई डिजीज नहीं देखने को मिलेगा, कोई समस्या नहीं दिखेगी, ये नॉर्मल होगा, लेकिन ये कैरियर का काम करेगा। तो ये क्या हो गई, फीमेल क्या है, कैरियर है, और ये क्या है, नॉर्मल है, मेल क्या है, नॉर्मल है। अब इसका क्रॉस करा दीजिए, अगर इसका आप क्रॉस कराएंगे तो इस तरह से ये एक फीमेल होगी, लड़की होगी, ये क्या होगी, कैरियर होगी, ये एक तरह से ये कैरियर का काम करेगी, अर्थात ये वाहक का काम करेगी। अब इसी का क्रॉस आप इसके साथ करा दीजिए। अब यहाँ पे आप देखिए क्रॉस कराएंगे तो इस तरह से एक्स वाई हो रहा है, और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए ये हीमोफीलिया का जीन इसके अंदर आ गया। अब यहाँ आपको देखना है, ये मेल है बेचारा, अब इसके साथ एक ही एक्स है और वो भी क्या है, हीमोफीलिया वाला है। तो ऐसी कंडीशन के कारण ये क्या होगा, हीमोफिलिक होगा, ये हीमोफिलिक होगा, अर्थात इसमें जो हीमोफीलिया वाली बीमारी होगी वो दिखाई देने लगेगी। इसमें हीमोफीलिया की बीमारी डोमिनेंट होगी, क्यों, क्योंकि इसके साथ एक यक्स है और उसमें भी हीमोफीलिया का जीन ट्रांसफ़र हो चुका है। तो ऐसी स्थिति के कारण ये जो मेल होगा इसमें हीमोफीलिया वाली बीमारी हो जाएगी। अब हम इस दूसरे वाले का क्रॉस कराएंगे, तो इसका क्रॉस अगर हम करेंगे तो आप ध्यान दीजिए इसमें यक्स आ रहा है, इसमें किसी भी तरह का हीमोफीलिया का जीन नहीं है, तो ये क्या होगा, पूरी तरह से नॉर्मल होगा। और इसी का क्रॉस ठीक हम इसी तरह से दूसरी बार वाई के साथ कराएंगे तो ये भी पूरी तरह से नॉर्मल। तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों संतानें जिसमें एक मेल तो दूसरी फीमेल होगी, ये पूरी तरह से नॉर्मल होगी। जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक क्या है, कैरियर का काम कर रहा है, जबकि दूसरा जो मेल है वो हीमोफिलिक हो जा रहा है। तो ये जो कंडीशन होती है ये किसकी वजह से हुई, फीमेल के कारण हुई। तो ध्यान देने वाली बात है कि फीमेल के अंदर हीमोफीलिया वाली जो बीमारी होगी वो तभी होगी जब इसके अंदर दोनों यक्स पे हीमोफीलिया के जीन उपस्थित होंगे। तो ऐसी स्थिति ज़्यादातर, अब इसमें मेल के केस में देखेंगे तो मेल के लिए भी हीमोफीलिया के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ, इसमें फीमेल हुई, अर्थात स्त्री हुई। स्त्री के कारण ही इसके अंदर ये हीमोफीलिया वाली बीमारी हुई, क्योंकि यक्स तो इसके पास अपना खुद का था नहीं, ये ऑलरेडी किसके द्वारा आया, यहाँ पे क्रॉस कराएंगे इसका तो इसके साथ, तो ये यक्स फीमेल का यक्स आया है, इसमें ट्रांसफ़र हुआ है। तो इस तरह से जो मेल के केस में हीमोफीलिया वाली बीमारी होती है यक्स संलग्नता वाली, वो फीमेल की वजह से हुई। तो ऐसी कंडीशन जब कोई जेनेटिक डिसऑर्डर, कोई आनुवंशिक रोग यक्स गुणसूत्र की वजह से अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है तो ऐसी सिचुएशन या कंडीशन को यक्स संलग्न कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा,
ये भी देख लीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हीमोफीलिया का जीन X पर था, अब ये X से ट्रांसफर हुआ अगली जनरेशन। तो ये कौन सी जनरेशन थी? ये पेरेंटल जनरेशन थी और ये F1 जनरेशन है। तो F1 जनरेशन के अंदर जो हीमोफीलिया का जीन ट्रांसफर हुआ वो किसके द्वारा ट्रांसफर हुआ? पेरेंटल जनरेशन के कारण ही तो ट्रांसफर हुआ। तो यहाँ से जो पेरेंटल जनरेशन का हीमोफीलिया का जीन था वो F1 जनरेशन में ट्रांसफर हुआ, किसकी वजह से? X के कारण। तो इसी कारण से इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे? X संलग्नता, X लिंक्ड डिजीज। ओके, अब दूसरी कंडीशन जो होती है, दूसरे नंबर पे अब हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे Y संलग्नता को। तो Y लिंक्ड क्या होता है? अब जैसे X वाला था सेम वही कंडीशन Y वाला है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, X गुणसूत्र तो मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिलेंगे, लेकिन Y वाला केवल मेल के केस में देखने को मिलता है। जब भी हम बात करेंगे Y की, तो Y वाला जो होगा वो X तो ये फीमेल के लिए हो जाएगा और Y वाली कंडीशन केवल मेल के केस में होगी। तो Y वाली कंडीशन तो केवल हमें मेल के केस में दिखाई देती है, फीमेल के केस में दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब ये जो जीन ट्रांसफ़र होगा वो मेल से केवल मेल में ट्रांसफ़र होगा, पुरुष से केवल पुरुष के अंदर ट्रांसफ़र होगा, स्त्री के अंदर अर्थात लड़कियों के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान दीजिए, मान लेते हैं इसमें कोई हम जेनेटिक डिसऑर्डर अगर दिखाएंगे तो इस तरह से इसका क्रॉस करेंगे अगर आप, तो यहाँ पे अगर आप क्रॉस करेंगे तो ये X होगा, बिल्कुल नॉर्मल होगा, कोई समस्या नहीं है। और इसका क्रॉस हम इसके साथ करेंगे तो ऐसी स्थिति में ये XY होगा। यहाँ एबनॉर्मेलिटी दिख रही है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डॉटेड लाइन में दिखा दिया, तो ये एबनॉर्मल होगा। इसके साथ साथ अगर इसका क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे ये X पूरा नॉर्मल होगा, फीमेल होगी, नॉर्मल होगी। और इसका क्रॉस इसके साथ करेंगे तो ये XY हुआ और यहाँ पर भी एबनॉर्मेलिटी दिख रही है। तो आप ध्यान दीजिए, ये मेल चाइल्ड होगा, ये मेल चाइल्ड होगा, लेकिन दोनों के दोनों में एबनॉर्मेलिटी दिखेगी, मतलब कि दोनों में कुछ विकार दिखेंगे, आनुवांशिक विकार दिखेंगे, जो किससे ट्रांसफर हो रहे हैं? केवल मेल से ट्रांसफर हो रहे हैं। पेरेंटल जनरेशन से F1 जनरेशन में केवल मेल के द्वारा ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग, जो केवल Y वाली जो कंडीशन होती है, Y के जो डिसऑर्डर होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर, वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर अगर ट्रांसफर होते हैं तो वो उन जीन को हम लोग क्या कहते हैं? हॉलैंड्रिक जीन कहते हैं। मतलब ऐसे जीन जो केवल Y गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं और नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, जो भी डिसऑर्डर होते हैं, तो ऐसे जीन्स को हम लोग नाम देते हैं हॉलैंड्रिक जीन्स। और इनकी जो वंशागति होती है उन्हें हम लोग कहते हैं हॉलैंड्रिक इनहेरिटेंस। तो Y गुणसूत्रों पर उपस्थित जो जीन होते हैं, जो जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हें हम लोग कहेंगे हॉलैंड्रिक जीन्स, और उनकी जो वंशागति होगी उन्हें हम लोग कहेंगे हॉलैंड्रिक इनहेरिटेंस। क्लियर हो गया? अब एक बात और यहाँ पर ध्यान देना है, अब इनकी जो सिचुएशन होती है, तो खास करके जो Y वाली जो यहाँ पे कंडीशन दिख रही है कि ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर Y क्रोमोसोम की वजह से दिख रहे हैं F1 जनरेशन के अंदर, तो इसमें जो ये सिचुएशन होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइपरट्राइकोसिस कहते हैं। हाइपरट्राइकोसिस, हाइपरट्राइकोसिस का मीनिंग होगा, ऐसी स्थिति में ये जो Y वाला होगा, ये Y ही केवल नेक्स्ट जनरेशन में जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे एक प्रॉब्लम होती है, आपने देखा होगा कई सारे लोगों में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि जो ईयर पिन्ना होता है, जो कान होता है, तो ये वाला हिस्सा, इसका ये कंडीशन बाहर दिख रहा होता है, तो इसे हम लोग ईयर पिन्ना कहते हैं। तो इसमें देखते हैं कुछ मोटे मोटे बाल, कुछ लोगों में, सब लोगों में नहीं, कुछ लोगों में काफ़ी मोटे मोटे काले काले बाल उगे होते हैं। तो ये किन वजहों से होते हैं? हॉलैंड्रिक जीन्स के कारण होते हैं। मतलब ये भी एक तरह की बीमारी होती है, एक समस्या होती है, जो मेल से मेल के अंदर ही ट्रांसफ़र होती है, मतलब पिता से पुत्र में ट्रांसफ़र होती है। तो हॉलैंड्रिक जीन्स वाली जो हाइपरट्राइकोसिस वाली जो सिचुएशन होती है, उसमें क्या होगा कि ईयर पिन्ना पे आपको मोटे घने बाल दिखाई देते हैं, काले लंबे ऐसे बाल दिखाई देते हैं, जो कि ऑलरेडी Y क्रोमोसोम की वजह से ट्रांसफ़र होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट नंबर पे हम चर्चा करेंगे XY संलग्नता की, XY लिंक्ड डिजीज की। अब यहाँ पे ध्यान देना है, तो इसमें मैंने पहले में बताया आपको कि यह केवल बीमारी होगी X संलग्नता, अर्थात X गुणसूत्र के कारण ही। ज़्यादातर ऐसी स्थिति में X संलग्नता के लिए, X लिंक्ड के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो फीमेल की केवल होती है। मतलब फीमेल ज़्यादातर कैरियर का काम करती है, वाहक का काम करती है। फीमेल में ज़्यादा ये कंडीशन बीमारियाँ नहीं दिखती हैं, लेकिन वो रिसेसिव कंडीशन में बीमारियां होती हैं, और मेल में वो बीमारियां डोमिनेंट हो जाती हैं।
एक्स संलग्नता में, जबकि वाई संलग्नता में देखा गया कि फीमेल पूरी तरह से नॉर्मल रहेगी, उसमें कोई भी समस्या नहीं होगी क्योंकि वाई वाला क्रोमोसोम तो फीमेल में होगा ही नहीं। तो ये वाली जो बीमारी एक्स वाई संलग्नता की होगी, वाई लिंक्ड जो डिजीज होंगे वो केवल मेल में होंगे, ना कि फीमेल में होंगे। जबकि जो एक्स वाई संलग्नता होगी, एक्स वाई लिंक्ड डिजीज जो होगा वो मेल और फीमेल दोनों के अंदर देखने को मिलता है। तो एक्स वाई संलग्नता जो होती है वो मेल में भी होगी, फीमेल में भी होगी। कहने का क्या मीनिंग होगा, अर्थात यहाँ पे जो भी क्रोमोसोम होगा, यहाँ पे जो भी क्रोमोसोम होगा इसमें जैसे ध्यान दीजिए, जैसे मैंने एक्स बनाया एक वाई बनाया, तो यहाँ पे हम दुनिया भर का ना बना के केवल एक्स वाई बना देते हैं। एक्स वाई मैंने ऐसे इस तरह से बनाया। अब यहाँ पे एक्स वाले में भी कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है और वाई क्रोमोसोम पर भी कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो इस तरह के अगर जेनेटिक डिसऑर्डर आपको F1 जनरेशन के अंदर देखने को मिलते हैं तो ऐसी ही सिचुएशन को हम लोग नाम क्या देंगे, एक्स वाई संलग्न, एक्स वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स कहेंगे। अब इसमें क्या होगा, अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो खास करके दो बीमारियां देखी गई हैं, जिसमें एक है टोटल कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस वर्णांधता जिसे कहते हैं, जिसमें खास करके लाल और हरे रंग की पहचान कर पाना, डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मेल के केस में ज़्यादातर ये समस्या होती है, मतलब ये एक तरह से जो कलर ब्लाइंडनेस वाली जो प्रॉब्लम होती है वो इसमें फीमेल कैरियर का काम करती है, स्त्री वाहक का काम करती है। स्त्रियों की वजह से ही लड़कों में ये बीमारियां होती हैं, ज़्यादातर केस में देखा गया है। लेकिन अगर फीमेल की केस में अगर ये बीमारी हो रही है तो इसका मतलब उसके लिए मेल भी रिस्पॉन्सिबल है, कैरियर का काम कर रहा है, या फिर रोगी है। अगर कोई लड़का है पूरी तरह से कलर ब्लाइंड है और कोई लड़की है वो कैरियर का काम कर रही है, वाहक है, तो जाहिर सी बात है उसकी जो लड़कियां होंगी उनमें भी टोटल कलर ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे मतलब कि पुनेट स्क्वायर के बेसिस पे मैं आपको एक क्रॉस करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अगर हम कलर ब्लाइंडनेस का ही एग्जांपल लें तो ये वाली जो सिचुएशन होगी यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस के लिए, जैसे ये क्या हो गई, ये इधर फीमेल के केस में ये मैंने फीमेल के लिए इधर वाला डायग्राम बना दिया है। अभी फीमेल क्या है, कैरियर है। यहाँ पे हम मेल के लिए बना दे रहे हैं, तो मेल क्या होगा, मेल भी एक तरह से कलर ब्लाइंड होगा और वो भी क्या होगा, कलर ब्लाइंड होगा। तो पूरी तरह से अब इसका अगर हम क्रॉस करेंगे तो इस वाली सिचुएशन में क्या होगा, दोनों एक्स होंगे और यहाँ पे ये जो फीमेल होगी ये ऑलरेडी फीमेल होगी, लेकिन ये क्या है, कलर ब्लाइंड है, टोटल कलर ब्लाइंड होगी। और इस केस में अगर आप ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये कैरियर का काम करेगी, ये वाली कैरियर होगी, ये कैरियर का काम कर रही है, और जबकि ये क्या होगी, कलर ब्लाइंड, ये कलर ब्लाइंड होगी, ये पूरी तरह से वर्णांध स्त्री भी होगी। और यहाँ पे अगर क्रॉस करेंगे तो ये एक्स वाई हुआ, तो ये भी ऑलरेडी क्या होगा, एक जीन इसका अफेक्टेड होगा। तो ऐसी कंडीशन के कारण ये भी क्या होगा, मेल भी क्या होगा, कलर ब्लाइंड होगा, अर्थात वर्णांध पुरुष होगा। अब इसमें अगर क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर भी आप सिचुएशन देखिए, यहाँ पे ये क्या होगा, ये एक तरह से नॉर्मल हो जाएगा। तो ये वाली जो कंडीशन होगी ये नॉर्मलिटी शो करेगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये फीमेल भी टोटल कलर ब्लाइंड है और यहाँ पे एक मेल है कलर ब्लाइंड है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन बना दें, मान लेते हैं ये वर्णांध है और ये भी पूरी तरह से वर्णांध है, तो ऐसी सिचुएशन में इन सभी में क्या होगी, वर्णांधता देखने को मिलेगी। वही है कि एक गांव में कहावत है, साधु से साधु मिले होए प्रेम की बात और गधे से गधा मिले चले धक्का धकलात। तो वही कंडीशन है कि अगर आप रोगी की शादी रोगी से करेंगे तो बच्चे भी रोगी होंगे। अगर इनमें जेनेटिक डिसऑर्डर है, इनमें भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, दोनों के अंदर आनुवंशिक बीमारियां हैं, तो इनके बच्चे भी पूरी तरह से बीमार ही पैदा होंगे। उनमें भी किसी न किसी तरह से ये समस्याएँ दिखेंगी। इसी तरह से एक बीमारी और होती है जिसे हम लोग कहते हैं नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस में क्या होता है कि हमें पता है कि 2 किडनी होती है ह्यूमन में, खास करके मेल और फीमेल दोनों में अगर बात करें तो दोनों में किडनी 2 होती है, एक लेफ्ट और एक राइट होती है। लेकिन अगर ये नेफ्राइटिस वाली बीमारी हो जाती है, ये भी एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जो एक्स वाई संलग्नता पे डिपेंड करता है। और ऐसी सिचुएशन में केवल एक सिंगल किडनी होती है, मतलब मेल में या फीमेल में जिसमें भी ये बीमारी हो जाती है, ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर होता है,
उसमें केवल एक सिंगल किडनी होती है, चाहे लेफ्ट वाली होगी चाहे राइट वाली होगी, और उसमें एक ही किडनी से वो अपना पूरा जीवन यापन करेगा जब तक उसकी किडनी नॉर्मल होती है। तो इस तरह से जो भी संलग्नता वाली प्रॉब्लम थी, उसके अलावा जो लिंकेज वाला कंडीशन था, वो सब मैंने आज डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो आनुवंशिक बीमारियां होती हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे ट्रांसफ़र होती हैं, उनके लिए क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। साथ ही हम देखेंगे कि किस तरह से जो ये कुछ सिंड्रोम्स होते हैं वो भी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होते हैं, वो कैसे होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। दैट्स ऑल। हैव ए नाइस डे।